तो सुप्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए यह संधि का टॉपिक लेकर आया हूं। वैसे आप कक्षा 10 तक संधि पढ़े हैं, भले आप एग्जाम नहीं दिए, लेकिन संधि अवश्य पढ़े हैं। अब चलते हैं, हम थोड़ा संधि के बारे में समझ लेते हैं। ये संधि क्या है, पहले तो आप जानें कि यह संधि जो कहते हैं संधि होती है, तो ये संधि होता है कि संधि होती है, क्योंकि यह संधि शब्दों जो है पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का नहीं है। लेकिन आप जान लें इसको संधि में कौन सी संधि है। तो देखें, इसकी अगर हम विग्रह करें तो समधंधी बनता है, समधंधी। अब यहाँ आप देख रहे हैं बाद में धकार है, इधर अनुस्वार है, तो अनुस्वार को धकार का बाद में होने पर अनुस्वार को क्या होता है, परवर्ण का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। तो ध का पंचम वर्ण क्या है, न है, तो ये म क्या हो जाएगा, न में परिवर्तित हो जाएगा, बन जाएगा संधि। तो अब ये पर सवर्ण आदेश हुआ है, पर की तरह आदेश हुआ है, तो इसमें पर सवर्ण संधि हो जाएगी। कौन संधि है, पर सवर्ण संधि, ठीक है। और संधि शब्द है तो कहाँ का है, तो पुल्लिंग का है, ठीक है। अब ये चलते हैं हम संधि के भेद के बारे में। तो संधि जानते हैं कि आप संधि वर्णों की विधि होती है और समास पदों की विधि होती है। और वर्ण क्या होते हैं, किसी ध्वनि का लिपिबद्ध चिन्ह होता है। तो अब ये संधि तीन प्रकार को हो जाएगी। जब स्वर स्वर से मिलेगा स्वर संधि, और जब व्यंजन स्वर या व्यंजन से मिलेगा तो व्यंजन संधि। और फिर एक ठो और है विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि क्या होती है, हम आपको पूर्व कक्षाओं में बताए हैं कि विसर्ग भी व्यंजन का ही परिवर्तित रूप होता है। यानी कि मुख्यतः कौन संधियां हैं, स्वर संधियां और व्यंजन संधियां। व्यंजन संधि समझ में आई तो विसर्ग संधि अपने आप समझ में आती है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो स्वर संधि पांचों आपको समझा देंगे। तो देखें, स्वर संधि, अब मतलब समझ लें कि संधि में दो शब्द या पद होते हैं, जिसमें पहले वाले शब्द के अंतिम वाले अक्षरों में और बाद के पहले वाले अक्षरों में यही संधियां होती है। काहे होती है, तो उसका नियम है पर सन्निकर्षः संहिता, इस नियम के आधार पर होती है। यानी ये क्या कहता है, ये कहता है पर एक दूसरे के सन्निकट आने पर संहिता हो जाती है। भाई एक दूसरे के सन्निकट आ जाने पर संहिता हो जाती है, ऐसा महर्षि पाणिनि मानते रहे हैं। आज तो ऐसा नहीं है। हमारा मित्र एक हम यहाँ इलाहाबाद में है, हमारा एक मित्र दिल्ली रहता है, तब भी रोज संधि होती है। मोबाइल से संधि कर लेते हैं, प्रतिदिन मैसेज करते हैं, संधि हो जाती है। लेकिन उनके ज़माने में शायद मोबाइल था नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि परः सन्निकर्षः, यानी एक दूसरे के निकटता में संधि होती है। यानी कि यहाँ अगर हम लिख दें इति और इधर लिख दें आदि, तो यहाँ निकटवर्ती वर्ण का इधर इकार है और इधर का आकार है, तो संधि यही होगी। तो ई और आ में संधि होगी तो यह बन जाएगा, तो यहाँ संधि हो गई तो इत्यादि बन जाएगा। तो संधि यहाँ निकटवर्ती वर्णों में होती है, इतना आपको जानना चाहिए। अब संधि कहाँ कहाँ अपेक्षित है। कोई कहता है सर संधि कर दीजिए कर्ता धन कर्ता, माता धन माता, इनमें संधि कर दीजिए, जो कि संधि हर जगह नहीं हो सकती। तो संधि कहाँ कहाँ अपेक्षित है, संधि कहाँ होनी चाहिए, संधि कहाँ जरूरी है, इसके बारे में महर्षि पाणिनि ने निर्देश किया है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, नित्या समासे, वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। अब इस श्लोक को ध्यानपूर्वक समझ लेंगे, संधि आप जान गए। ये कह रहा है कि संहिता एक पद है, यानी एक पद बनाना हो तो संहिता करना, संधि करना अनिवार्य होता है। भाई एक पद अगर बनाना हो तो संधि जरूरी है, अगर नहीं करेंगे संधि तो विसंधि दोष लग जाएगा। जैसे कि माला अलग शब्द है और आकार अलग शब्द है, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक पद बनाना हो तो हमें संधि करना जरूरी है। तब हम लिखेंगे मालाकारः, मालाकारः, मालाकार माने माली, यानी माला को आकार देने वाला। तो हमने यहाँ पर संधि कर दिया,
तो एक पद बनाने के लिए संधि जरूरी है। अब ऐसा नहीं कह सकते हम कहीं वाक्य शब्द में वाक्य में लिख दे माला और आकार अलग, तो विसंधि दोष हो जाएगा। तो संहिता एक पदे में नित्य होती है, अनिवार्य होती है। और नित्या धातु उपसर्गयो, यानी धातु और उपसर्ग के योग में संधि नित्य होती है। जैसे नि धातु है, नि उपसर्ग है और अवसत है, मान लीजिए वस धातु का अवसत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनता है, अवसत, अवसताम, अवसन। तो नि और अवसत है और यहाँ अगर संधि ना करेंगे तब भी गड़बड़ है, तो यहाँ संधि जरूरी है। तो आप करेंगे तो हो जाएगा न्यवसत, यानी संधि हो जाएगी। क्यों हो गई यहाँ पर नित्य? क्योंकि धातु और उपसर्ग का योग था, इसलिए संधि वहां नित्य थी। नित्या समासे, समास में भी क्या होती है? संधि नित्य होती है, अनिवार्य होती है। जैसे कृष्ण अर्जुन, तो कृष्णार्जुनो लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप कृष्ण और अर्जुन अलग अलग लिख देंगे गलत हो जाएगा। यानी कृष्णार्जुनो अपेक्षित है, जरूरी है, क्योंकि समास में क्या है? संधि नित्य है। तो समास में भी। और सा विवक्षाम अपेक्षते, और वाक्य में क्या होती है? संधि विवक्षा पर निर्भर करती है, वक्ता पर निर्भर करती है। वक्ता चाहे संधि करे चाहे संधि न करे, वक्ता चाहे संधि करे चाहे संधि ना करे, वह वक्ता पर डिपेंड होती है। जैसे उदाहरण देख लें, कोई भी उदाहरण ले लें, जैसे कोई भी उदाहरण ले लें कि संधि वो वक्ता करे चाहे न करे। जैसे राम अत्र आगच्छ, इसी के ले लें, राम यहां आओ। अब हम यहां चाहे तो संधि कर सकते थे, क्यों? क्योंकि त्र में अ है और बाद में भी आ है। तो अगर हम चाहें तो ऐसा लिख दें, राम अत्र आगच्छ, और चाहे ऐसे लिख दें। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम चाहे संधि करें चाहे संधि ना करें, लेकिन कब? वाक्य में। कहाँ? वाक्य में। तो कोई वाक्य अगर लिखते हैं तो वहां संधि वक्ता पर डिपेंड करती है कि संधि वह करना चाहता है अथवा नहीं चाहता। तो साधारण सी बात है, संधि की है। संधि की प्रारंभिक कक्षा में इतना आपको बताना चाहिए, और ये सब जानने के बाद ही यदि आप स्वर संधि के भेदों को समझते हैं तो भली प्रकार से आप समझ पाते हैं। कभी कभी कंपटीशन के परीक्षाओं में पूछ लेता है, 4 ऑप्शन बनाएगा, संधि कहाँ नहीं होती, तो वहां बनाएगा कि एक पद में, धातु व उपसर्ग में, फिर समास में, फिर वाक्य में। तो कहाँ आवश्यक नहीं होती, तो आपको कहाँ टिक लगाना है? वाक्य वाले में। तो वाक्य में अपेक्षा पर डिपेंड करती है कि वह वक्ता संधि करना चाहता है अथवा नहीं चाहता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप इस संधि की प्रारंभिक कक्षा में आपने संधि की सामान्य बातें जान गए। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में पुनः आऊँगा संधि के अग्रिम भाग को लेकर के, तो मैं चाहता हूँ कि इन बातों को आप नोट कर लेंगे कहीं पर, फिर नेक्स्ट दिन मैं संधि का दूसरा भाग लेकर उपस्थित